नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 2 जिक्र करता है नागरिकता का। इसमें नागरिकता के बारे में सारी चीजें बताने के लिए आते हैं आपके अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि आर्टिकल 5 to 11। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो अक्सर संविधान के भाग 2 नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में नागरिकता होती है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। इसको एकहरी नागरिकता भी आप कई जगह पढ़ेंगे, एकल, एकहरी या सिंगल सिटीजनशिप इंग्लिश में। तो आप सबसे पहले तो इनको समझें। यहां पर सवाल ये बनेगा कि एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान भारत का संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर किया था? तो आपका जवाब होगा ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ही हमने एकल नागरिकता को चुना और अपने यहां पर उसे लागू किया। अब आप समझे कि एकल नागरिकता होती क्या है। एकल नागरिकता का मतलब है यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारतीय कहलाएंगे। एक होती है दोहरी नागरिकता जो अमेरिका में है, यानी अगर आप अमेरिका में किसी भी स्टेट में रह रहे हैं तो आप उस स्टेट के भी नागरिक हैं और आप अमेरिका देश के भी नागरिक हैं। लेकिन यहां पर आप सिर्फ भारतीय हैं, आप अपने राज्य के नाम से नहीं जाने जाएंगे, विधिवत रूप से या लिखित रूप में कहीं पर भी। इसके बाद सवाल यह पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो आप बता सकते हैं कि नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम मतलब सिटीजनशिप एक्ट। फिर सवाल ये आता है कि इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया, यानी कि पहला अमेंडमेंट कब हुआ? तो इसमें पहला अमेंडमेंट होता है 1986 में और अभी सबसे ताजा तरीन अमेंडमेंट इसमें जो हुआ वो 2019 में हुआ था। आगे पूछा यह जाता है कि भारत में नागरिकता देने और नागरिकता लेने का अधिकार किसको है? तो आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है, राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को है, संसद को है। तो यहां पर आपका आंसर होगा संसद। और संसद भी इसकी जिम्मेवारी किसकी लगाती है? इन सभी कार्यों की जो नागरिकता से जुड़े उनकी जिम्मेदारी संसद द्वारा गृह मंत्रालय की यानी कि भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है, जिसके अभी वर्तमान में मंत्री श्री अमित शाह हैं, उसकी जिम्मेवारी ये रहती है कि वो नागरिकता संबंधी सारे प्रावधानों को देखे और किस तरह नागरिकता किसी को देनी है, किसकी छीननी है, किसके ले लेनी है, ये सारा का सारा गृह मंत्रालय भारत सरकार डिसाइड करता है। तो आइए अब जिक्र करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 को। अनुच्छेद 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होता है, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म यदि भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाता है। इसके अलावा यदि किसी के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाता है। इसके बाद अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6, ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं और इसमें कहा यह गया है कि जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो क्या जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं क्या वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे? सवाल ये है, जी वो कहला सकते हैं, बशर्ते इसके लिए उन्होंने वहां पर आवेदन किया हो। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया वो भारत का नागरिक कहलाया, लेकिन उसके बाद यदि कोई आया तो उसके लिए उसे सबसे पहले आवेदन करना होगा, उसके बाद ही उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सिर्फ भारत में प्रवेश भर से ही वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, जैसा कि इससे पहले के सब क्लॉज में मैंने बताया कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया उसको सिर्फ पांव रखने भर से ही यहाँ की नागरिकता मिल गई, लेकिन उसके बाद जो आया उसको इसके लिए आवेदन करना था। अनुच्छेद 7 मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 6 भी क्योंकि एक तात्कालिक घटनाओं के लिए ही लाया गया था कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। ऐसा भी हो रहा था जैसे कि कुछ लोग यहाँ उनको लगा कि उनको पाकिस्तान में रहना है तो वो पाकिस्तान चले गए, या कुछ लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनको ये लगा कि उनको भारत में आना है और यहाँ रहना है तो वो भारत आ गए। जैसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, मनमोहन सिंह जी का परिवार है जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका भी परिवार यहाँ आया। एक कोई बाबा हैं आसाराम, उनका भी परिवार यहाँ आया। ऐसे पता नहीं कितनी सारी हस्तियाँ यहाँ से वहाँ आई और यहाँ से वहाँ गई कुछ सारी हस्तियाँ। तो उन सब के लिए ये प्रावधान किए गए थे कि किस तरह से उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो जो अनुच्छेद 7 है वो भी यही कहता है, जो लोग भारत से, क्योंकि आपको पता है देश का जो बंटवारा है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था।
आज़ाद दो देश अलग बन गए थे, भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन इसकी सुगबुगाहट कुछ पहले से ही थी। तो 1 मार्च एक तिथि निर्धारित की गई कि 1 मार्च 1947 को जो लोग भारत छोड़कर चले गए, ये कहा गया है आर्टिकल 7 में, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे अब से। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जिसको बोलते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो ऐसे ही जो लोग मान लो कि 1 मार्च 1947 को यहाँ से निकल चुके थे, फिर वहाँ जाकर उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये हमारे लिए सही जगह नहीं है, तो वो वापस भारत अगर आना चाहें, उनका मन वहाँ ना लगे या उन्होंने वहाँ पे माहौल ख़राब देखा, उनको ये लगा कि भारत ही ज़्यादा अच्छी जगह और प्यारा देश है, तो वापस अगर आना चाहें तो उनका प्रावधान भी इसी में आगे बताया गया, जो थोड़ा बहुत अनुच्छेद 6 में भी हमने जिक्र किया था कि जो 19 जुलाई 1948 तक वापस लौट आए वो भारत के नागरिक बने रहे, यानी उनकी नागरिकता नहीं छीनी गई। अगर चले गए वहाँ सेटल हो गए तो हो गई ख़त्म। लेकिन अगर वो इस बीच आ गए, 19 जुलाई 1948 तक वापस लौट आए, तो वो सभी भारतीय नागरिक ही कहलाए। उनको अलग से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 19 जुलाई 1948 से ही परमिट शुरू कर दिया गया था कि कोई भी आएगा तो वो परमिट लेगा। परमिट मतलब परमिशन लेगा कि हाँ, मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तो भारत सरकार मुझे परमिशन दे दे। अनुच्छेद 8 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो लेकिन अब भारत के बाहर रह रहा है, वो भी भारत का नागरिक है, लेकिन उसको उसके लिए आवेदन करना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रशिया में जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे रशिया में जो भारत के राजनयिक हैं या भारत की सरकार की तरफ से ऐसा कोई अधिकारी वहाँ पर नियुक्त है जो वहाँ पर सिटीजनशिप के मामले देखता है, तो उस व्यक्ति को वहाँ जाकर, उसके पास जाकर एक फॉर्म फिल करना होगा और वो सबमिट करना होगा। तब सरकार विचार करेगी और उसको भी नागरिकता दे देगी, क्योंकि प्रावधान यही है, यदि आप भारत में जन्मे थे और बाद में अगर दूसरे देश में गए हैं और आपने वहाँ की नागरिकता भी नहीं ली है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करना होगा। ये बात याद रखें कि बिना एप्लीकेशन दिए आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब की बात नहीं है, ये बात तभी की हो रही है जब देश आज़ाद हो रहा था, नागरिकता अधिनियम आया था, 1955 था, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं थी बहुत जगह, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस समय सरकार को सपना तो नहीं आएगा ना कि कौन कहाँ रह रहा है भारत में, मतलब वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं या वैसे रह रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है और आपका जन्म भारत में हुआ था, तो आप जाएं, जो भी संबंधित अधिकारी है उसके पास जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दे दें कि जो भी व्यक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे, वो सभी भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। इसमें कहा यह गया था कि जो 1935 में 1935 में, क्योंकि भारत की जो सरकार थी वो कहलाती थी ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जितना भी भारत का भूभाग था, यदि उनमें से कहीं पे भी, उस जगह में से, इतनी बड़ी जगह में से, इतना विशाल भूभाग था, कहीं पे भी आपका जन्म हुआ है और अब आप विदेश में हैं, तो आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने वहां पर नागरिकता नहीं ली और आप भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक हैं तो। अनुच्छेद 9 में यह बताया गया कि किस तरह से आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वो इस तरह से होगी, यदि आप कहीं दूसरे देश में अब रह रहे हैं और आपने वहां की नागरिकता ले ली है, तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, ना ही आप अप्लाई कर सकते हैं और ना अब आपको माना भी जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10। इसमें कहा गया है कि नागरिकता के जो आपके अधिकार हैं उनकी निरंतरता बनी रहेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, यदि आप भारत में रह रहे हैं, इसको आप वर्तमान समय से भी जोड़ सकते हैं, यदि आप भारत में रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं, सभी कानूनों का पालन कर रहे हैं भारत में और भारत सरकार में, और भारत के ही जो भी संस्कृति है उसमें आपकी आस्था है, तो आपकी नागरिकता पे किसी भी तरह से आंच नहीं आ सकती है। लेकिन यदि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, समाज के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं, जिस पे संसद भी सोचने को मजबूर हो जाए, या भारत का किसी से युद्ध हो रहा है किसी दूसरे देश से और आप उस युद्ध में भी उस दूसरे देश की मदद कर रहे हैं और ओपनली आके उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तब जाकर संसद मजबूर हो जाती है और संसद आपकी नागरिकता को छीन सकती है, तब आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक नहीं हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी या आपको हरदम कैद कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपसे जो एक नागरिक के तौर पे जो आपके पास स्पेशल अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, लाइक आपके पास कानूनी अधिकार हैं, आपके पास संवैधानिक अधिकार हैं, आप भारत सरकार में बड़े पद पे कार्य कर सकते हैं यदि आप योग्य और काबिल हैं तो, लेकिन वो सारी चीज़ें
बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे यदि आपकी नागरिकता आपसे ले ली जाती है। तो आप देखते हैं जब आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो सब जगह आपका आधार कार्ड, आपकी पहचान, आप कौन हैं, कहाँ के हैं, किस जाति से हैं, कहाँ निवास करते हैं, सब कुछ इसीलिए ही लिया जाता है। यही इसमें बहुत बड़ी बात तो यही तय की जाती है कि आपकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले जो होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप उस सरकारी पद पे कार्यरत हो सकते हैं। तो वो इन डॉक्यूमेंट्स से कंफर्म हो जाता है। दूसरा, फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके जो एजुकेशनल हैं या एकेडमिक्स के मांगे जाते हैं वो वही मांगे जाते हैं कि इससे एक्स्ट्रा जो एलिजिबिलिटी बताई जाती है। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 ये कहता है कि बाकी जितने भी आपने आर्टिकल देखें नागरिकता वाले भाग में, भाग 2 में, कहां से 5 से 10 तक, यदि 5 से 10 तक कोई भी प्रावधान है तो उसको करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है और किसी भी तरीके से संसद के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 11 यही बताता है। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी बताना जरूरी है कि सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आई थी, जिसमें यह बताया गया था विस्तार से कि 5 तरीकों से तो आप नागरिकता ले सकते हैं भारत की और 3 तरीके से आपकी नागरिकता जा सकती है। तो उनको भी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल तो है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम आया कब, तो आप बताएंगे 1955 में। हमने वीडियो के शुरू में ये बात भी डिस्कस कर ली थी कि भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है उसमें पहला संशोधन कब हुआ, तो उसका आंसर भी आपको याद होगा 1986 में। और नवीनतम यानी कि लेटेस्ट कौन सा हुआ था, वो हुआ था 2019 में। नागरिकता अधिनियम के अनुसार 1955 में जो आया था, पहला तरीका जो था भारत की नागरिकता लेने का वो था बाय बर्थ। बाय बर्थ यानी कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन इसका काफ़ी मिसयूज होना शुरू हुआ। कई बार ऐसा होता था कि जैसे पाकिस्तान से कोई कश्मीर में आ गया घूमने कुछ महीने के लिए, वहाँ उसने लोकल से किसी से शादी कर ली, वहाँ उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा, और मान लीजिए जो घुसा था वो टेररिस्ट हो सकता है, तो उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो भारत का नागरिक बन गया। अब जब भारत का नागरिक उसका बेटा बन गया तो उसकी आवाजाही हो सकती, मैं तो अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं। तो इस तरह से काफी अशांति फैल गई थी। तो इस गलती को सुधारा गया 1986 में आकर के। उसमें कहा गया कि माता पिता में से भी किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भारत के होने चाहिए। और इसमें एक और बड़ा सुधार करते हुए सन 2003 में एक और अमेंडमेंट किया गया और उसमें बताया गया कि माता और पिता दोनों के ही पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी कि कोई टूरिस्ट आया है और वो आया यहाँ पे, उसने बच्चा पैदा किया और वो यहाँ का नागरिक बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, माँ के पास भी पिता के पास भी। पिता ये नहीं कि वो टूरिस्ट है, बल्कि वो यहाँ आया हो, उसको लंबा समय हो गया हो, उसने नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर दिया हो और उसका भारत के प्रति प्रेम भी दिखे कि हाँ वो सच में भारत भूमि से प्यार कर रहा है। तो इसमें धीरे धीरे सुधार होता आया। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर वो जिनके पिता का जन्म भारत में हुआ था उनको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। इसमें भी एक सुधार किया गया क्योंकि संविधान वैसे तो दोनों को ही, माता को, पिता को, पुरुष को, स्त्री को बराबर आंकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये बताया गया ना कि भाई पिता ने अगर भारत में जन्म लिया है तो नागरिकता हो जाएगी, तो काफ़ी हो हल्ला मचा, महिला संगठन आगे आए और ये बहस लगातार चलती रही कि ओनली पिता क्यों, सिर्फ पिता ही क्यों, माता भी तो। 1992 में जाके एक संविधान संशोधन होता है और ये बात स्पेशली नागरिकता की नहीं थी, ये बात थी कि वंश में किसे माना जाए। यानी आप इस प्रोविजन को कह रहे हैं कि वंश के आधार पर। वंश क्या सिर्फ पिता से चलता है, माता का भी तो योगदान होता है, क्योंकि बच्चे को 9 माह गर्भ में तो माता ही रखती है ना। इसीलिए ये बहस स्पेशली वंश के ऊपर थी कि वंश को आप सिर्फ एक पुरुष पे क्यों गिन रहे हैं, स्त्री भी तो उसमें भागीदार होती है। इसीलिए यहाँ पर फिर 1992 में एक और संविधान संशोधन करके जोड़ा गया कि माता पिता दोनों को ही वंश माना जाएगा, यानी कि वंश से संबंधित है तो माँ भी और पिता भी दोनों ही। इसके बाद नंबर 3 है पंजीकरण द्वारा, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो कुछ इसमें भी शर्तें हैं। शर्तें जैसे आपको 7 वर्ष भारत में रहते हो गए हों, लेकिन 1955 में ये अवधि जो थी सिर्फ 6 महीने की थी। तो इस पर भी विवाद रहा कि कोई 6 महीने में कैसे भारत के प्रति अपना प्यार दिखा सकता है, या कैसे आप पता लगा लेंगे 6 महीने में कि वो भारत में आया है तो लॉयल रहेगा भारत के लिए। तो इसको बढ़ा के फिर 7 वर्ष किया गया। 7 साल आपको हो चुके हों रहते हुए, किसी भी आप गलत गतिविधि में संलिप्त ना रहे हो, यानी कि आपने कोई भी गलत कार्य किया ना हो, कानून तोड़ा ना हो, अपनी पूरी आस्था भारतीय संविधान, भारतीय कानून और भारतीय संस्कृति के प्रति आपने प्रेम दर्शाया हो और 7 वर्ष आपको हो गए हो, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद सरकार की, गृह मंत्रालय की मर्जी है कि वो
चेक करेगा और वो दे या ना दे वो देखेंगे अच्छे से, तो क्योंकि आपने तो अप्लाई कर दिया, अब कोई भी अप्लाई कर सकता है करने को तो 7 साल जो रह रहा हो यहाँ पे, लेकिन फिर पूरा उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा भी किस तरह का व्यक्ति है, क्या इसकी मंशा है रहने की, क्या ये सही से रहना चाह रहा है, भारत के प्रति इसका प्यार है तभी ये नागरिकता चाह रहा है या वैसे ही कह रहा है, तो वो बाद का विषय है। लेकिन प्रोविजन ये है तीसरा कि भाई आप पंजीकरण करा सकते हैं अगर आपको 7 साल हो गए हों और आपने किसी तरह के आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें आप शामिल ना रहे हों। तो नंबर 4 है देशीकरण द्वारा, यानी कि आप नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता भारत की ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको भारत में रहते हुए 10 साल का समय हो गया हो और आप कला, साहित्य, विज्ञान किसी भी फील्ड में भारत की सेवा कर रहे हों। और एक और इसमें तथ्य है कि आप भारत की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें कि 22 भाषाओं का जिक्र है, उनमें से किसी एक भाषा को अच्छे से जानते हो, तो आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस यानी कि देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है अदनान सामी, पाकिस्तान के जो सिंगर हैं वो यहाँ रहे 10 साल तक, फिर उन्होंने अप्लाई किया, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। और उनका योगदान कहाँ था? संगीत के क्षेत्र में। आपने उनके गाए हुए बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने होंगे। 5वां तरीका है भारत की नागरिकता पाने का कि आप उस क्षेत्र के निवासी हों जिसे भारत ने अर्जित किया है, यानी आप भारत की अर्जित की गई भूमि पर रहते हैं, एक्वायर की हुई। एक्वायर कैसे होती है कि भारत का किसी दूसरे देश के साथ झगड़ा हो गया, दोनों में युद्ध हो गया और कुछ हिस्सा या पूरा ही देश भारत ने कैप्चर कर लिया, तो ऑटोमेटिक यदि भारत के कंट्रोल में आप आ गए हैं तो आपको सीधे ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। 19 दिसंबर 1961 के दिन जो पहले लोग गोवा में रहते थे वो पुर्तगाली कहलाते थे, लेकिन 19 दिसंबर 1961 के बाद से वो सभी भारतीय कहलाने लगे क्योंकि भारत ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिक्किम का। सिक्किम 16 मई 1975 के दिन, तो उसके बाद जितने भी सिक्किम के लोग थे, पहले सिक्किम रियासत, एक सिक्किम आप अलग देश मान सकते हैं, उसके निवासी होते थे, फिर वो सभी कहलाए भारत के निवासी। इसके बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम में एक और तथ्य बताए गए हैं कि किस तरह से आपके जो नागरिकता है उसका समापन हो जाएगा, किस तरह से वो हट सकती है, आपसे छीन सकती है या आप खुद भी छोड़ सकते हैं। इसमें है 3 प्रावधान कि किस तरह से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता जा सकती है। एक होता है नागरिकता का त्याग कर देना, रेनंसिएशन। इसका मतलब है कि आप स्वतः फॉर्म अप्लाई करके भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नागरिकता त्याग करता हूँ, कहीं और चले जाएंगे। तो भारत की नागरिकता, एक तो आप स्वतः अपने आप, जब आपको ये लगता है कि आप इस स्टेज तक आ गए हैं कि आप इस देश में नहीं रहना चाहें, तो आप उस नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। दूसरा होता है नागरिकता का बर्खास्त होना। ये गृह मंत्रालय करता है, ये संसद करती है। ये कब होगा? जब आप से देश काफी परेशान हो जाए, आप दूसरे देश के साथ प्यार दिखा रहे हैं, आप भारत की किसी से युद्ध हो रहा है तो खुला उनका पक्ष ले रहे हैं, आपकी खुद की आस्था नहीं है, यानी कि आप खुद ही एक तरह से सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता को छीन लिया जाए, आपकी आस्था भारत में नहीं बची है। तीसरा है वंचित होना। वंचित होने से तात्पर्य क्या है? इसमें तथ्य यह है कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आपको वंचित कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता से। या आप कहीं दूसरे देश गए और 7 साल से आपकी कोई खबर नहीं है, आप एकदम से वहां लापता हो गए हैं, तो भारत सरकार 7 साल के बाद आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है, क्योंकि आपको यहाँ से दूसरे देश गए हुए 7 वर्ष से अधिक का समय बीत जाता है, आपने कोई भी आपकी कोई खोज खबर वहाँ से नहीं पहुँचाई है, तो वहाँ पे भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। संविधान भाग 2 नागरिकता और आर्टिकल 5 to 11 पर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जरूर जवाब दूंगा वहां पर। और इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।